बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। साबिक सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात हुई है। 1-on-1 मुलाकात थी, 1 घंटा मुलाकात जारी रही। अगर ये दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई है, तन्हाई में मुलाकात हुई है या अलहदगी में मुलाकात हुई है, तो फिर अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसकी खबर बाहर कैसे आ गई, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म पर इत्फाक हो गया है, निगरान हुकूमत किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, और फिर मियाँ नवाज शरीफ के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से हमारे पास एक बड़ी खबर है, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल साहब क्या करते फिर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में क्या करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, कल भी मैंने बात की थी, इमरान खान JIT में पेश हुए थे और उसके बाद उन्होंने कौम से खिताब फरमाया था, अपने मुकल्लदीन से उन्होंने खिताब फरमाया था और उसमें जो बातें की थी उसका एक किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब उसकी मज़ीद खबरें आ रही हैं और ये खबर भी आई, सोशल मीडिया पे बड़ी सरगर्म रही पूरा दिन, कि जनाब इनको जो 9 मई के वाक़यात की वीडियोस दिखाई गई इमरान खान को और JIT में, और इन्होंने उन लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। इस हवाले से JIT में जो हमारे ज़राए हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका ही नहीं है, उन्हें कोई वीडियो शेडियो नहीं दिखाई गई। वीडियो शेडियो दिखाने का मतलब तो ये था कि उन्हें हम गवाह बनाना चाहते हैं। हम तो उन्हें गवाह नहीं बनाना चाहते, वो तो मुलज़िम है और ना ही उन्होंने वादा माफ गवाह बनना है। बहरहाल उन्होंने बयान शयान दिए हैं, कोई घंटा 1.5 घंटा उन्होंने तफ्तीश भुगती है, उनके सवालात के जवाब दिए हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ देखने में आई है, जो इन्होंने बयान दिया है, वो उस पर थोड़ा सा जिक्र मैंने कल कर भी दिया था कि साजिश वाली बात। इन्होंने कहा जनाब साजिश मेरे खिलाफ हुई है। तो ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से इन्होंने ये कहा था कि क्योंकि मुझे कमांडोज़ ने पकड़ा है, जैसे कि पहले ये कह चुके हैं कि जनाब मुझे तो उन्होंने रेंजर्स वालों ने पकड़ा है, तो फिर लोग कहाँ एहतजाज करते। ये कहाँ लिखा हुआ है कि GHQ के सामने एहतजाज नहीं हो सकता या जिना उसके सामने एहतजाज नहीं हो सकता, कोर कमांडर उसके बाहर एहतजाज नहीं हो सकता, या मियाँ वाली बेस जो है एयर बेस वहाँ पे एहतजाज नहीं हो सकता। ये पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का हक है। लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है, वाज़ेह होती है कि इन्होंने प्लान किया हुआ था। जो तफ्तीशी टीम है वो नतीजा ये निकाल रही है, उसके नतीजे की वैसे कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इन्होंने ये जो बयान दिया है या जो तकरीर फरमाई है उसके अवामी असरात तो हो सकते हैं, लेकिन अदालत में इसको बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। JIT के सामने या तफ्तीशी अफसर के सामने दिए गए बयान की, मुलज़िम के बयान की ख़ास तौर पर कोई हैसियत नहीं होती जब तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत उसका बयान कलमबंद न करवाया जाए। वादा माफ गवाह का भी यही होता है, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने वो गवाही ना दे, बयान ना दे और उसको पुलिस फाइल का हिस्सा ना बना लिया जाए, उस वक्त तक उसके बयान की भी कोई हैसियत नहीं होती। पुलिस को दिए गए या तफ्तीशी टीम को दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल ये बात मान रहे हैं जीरा के दौरान, अगर इस बयान पे ये कायम रहते हैं अदालत में, तो जीरा के दौरान ये इनसे पूछा जा सकता है कि जनाब इसका मतलब ये है कि एक ही तरह का रद्द-ए-अमल आया तमाम अस्करी इमलाक में जो हमले हुए हैं, तो फिर ये प्लानिंग जो आपकी थी, आपने ही ये तय किया हुआ था ये रूट क्या है और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ एहतजाज करना है। फिर उस एहतजाज को जो तशद्दुद की शक्ल दी गई, जलाओ घेराव किया गया, तो वो एक प्लानिंग के तहत था। जिना में ये फंस सकते हैं अगर इस बयान पे कायम रहते हैं। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, उसे शहादत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। अब बातें हो रही है जनाब इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, फलां क्यों नहीं हो रहा, टिमकड़ा क्यों नहीं हो रहा। भाई ये भी जहन में रखें, जब नवाज शरीफ को नहल किया गया था और उनके खिलाफ एवनफील्ड वाला रेफरेंस जो है वो मोहम्मद बशीर की अदालत में चल रहा था, एहतसाब अदालत में, तो नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था सजा सुनाए जाने के बाद, जब वो मेरा ख्याल 12 या 13 जुलाई को मरीम नवाज के साथ लंदन से वापस आए थे लाहौर, तो इन्हें फिर वहाँ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। तो गिरफ्तारी
इतनी अहम नहीं है। ताहम ये ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में इमरान खान का जो एहतसाब है और पीटीआई का जो एहतसाब है, ये मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इनको जो कैंडिडेट नहीं मिलने, नए उम्मीदवार लाएंगे, और नए उम्मीदवारों में से भी आधे जो हैं वो जो परपुर्जे निकालने वाले उम्मीदवार होंगे, वो आखिरी वक्त पे किसी के कहने पे या किसी दबाव पे अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। लेकिन वो जो बेज़रर किस्म के इनके उम्मीदवार हैं, शफकत महमूद हो गया, शाह महमूद कुरैशी हो गए, इस तरह के जो लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और परवेज़ इलाही को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। तो रशीदात को सहूलत दी जाएगी, सहूलतकारी की जाएगी उनके जो उम्मीदवार होंगे उनको जितवाने के लिए। अगर हालात यही रहे तो चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, ये वो अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो इनको जीतने नहीं दिया जाएगा। ये मैं तो। और दूसरी, बंदयाल साहब जो करते फिर रहे हैं, ये जितने भी चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, जाते जाते कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, अवामी रायामा अपने हक में हमवार करने के लिए, कोई शायद कौम की खिदमत का अपना लेके तमगा जाना चाहते होते हैं, लेकिन वो उनको तमगा मिलता नहीं है। बाद में काम उल्टी हो जाता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, वो खुद जो उनकी प्रेस रिलीज जारी होती थी ना सुप्रीम कोर्ट से, अवामी चीफ जस्टिस लिखा करते थे एक दौर में खुद को, कि अवामी चीफ जस्टिस ने ये खिताब करते हुए फलां जगह ये कहा, अवामी चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, अवामी चीफ जस्टिस ने जजमेंट जारी कर दी। ये वो अवामी चीफ जस्टिस खुद को कहते थे। जो भी हुआ, रेकोडिक पे, स्टील मिल पे, दीगर जो भी इस तरह के सो मोटो वगैरह थे या दरखास्तें थी, उन पर जो अहकामात किए वो तो किए। फिर उन्होंने जब दोबारा बहाल हुए तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने तंग किया, क्योंकि अवाम में राय थी कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, शायद इनके बारे में जो बातें की जा रही थी जरदारी साहब के बारे में, स्विस अकाउंट्स फलां टिमकड़ा, तो स्विस अकाउंट्स के ज़रिए उन्होंने खुद को अवाम की नज़रों में ज़िंदा रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बन सका, चले गए। जवाद ख्वाजा साहब जो हैं, जवाद ख्वाजा साहब चंद दिन के लिए आए और उन्होंने उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पे, दफ्तरी ज़बान के तौर पे नाफज करने की कोशिश की, जजमेंट भी दी, लेकिन उनके साथ ही उनकी जजमेंट भी चले गई। साकिब निसार ने जो किया, उन्होंने नून लीग को तो रगड़ा निकाला, इसके अलावा भी उन्होंने बड़े काम किए और डैम फंड के ज़रिए खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश की। डैम बाबा के नाम से मशहूर हुए, लेकिन बदनामी ही हिस्से में आई। और आसिफ सईद खोसा साहब, और तो कुछ नहीं बन सका उनसे, पनामा में जो किया। दूसरा, उन्होंने जो कोशिश की अवामी या मकबूल चीफ जस्टिस बनने की, उन्होंने झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई का डोल डाला कि जनाब झूठे गवाहों को नहीं छोड़ना, इनको सजाएं दी जाएं। उन्होंने जजमेंट भी दी एक, और मतहत अदलिया को कहा कि झूठे गवाहों को ना बख्शा जाए। एक शख्स को, एक झूठे गवाह को उन्होंने सजा भी सुनाई जाते जाते, लेकिन उनकी भी वो जो इज्जत बहाल नहीं हो सकी, और वो मकबूलियत आम जिसको कहते हैं, कबूलियत आमा कह लें आप, वो हासिल नहीं कर सके थे। और फिर अब बंदयाल साहब हम ख्याल बेंचों की तरफ से बदनाम हैं ही जो हैं, और वो अब एक कोशिश वो कर रहे हैं आबादी को कंट्रोल करने की। आबादी को कंट्रोल करने के लिए जनाब कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाई आपका काम ही ये नहीं है, ये भी उल्टी पड़ गई हुई है इनको। बजाय इसके कि इनकी तारीफ़ व तसीफ़ की जाए, जनाब बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम इशू है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अहम इशू है, लेकिन उल्टी पड़ गई। लोग कह रहे हैं भाई 54,000-55,000 मुकदमात हैं आपके पास ज़ेर इल्तवा, उनको छोड़ के आप कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं, ये आपका काम ही नहीं है, ये जिन लोगों का काम है उनको करने दें। लोग तो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस अगर इन लोगों के वालिदैन के दौर में हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, और बहुत सारे नमूने जो हैं वो हमें देखने को ना मिलते। बहरहाल अब ये ठुस हो गए हैं इस मामले पे भी, कोई पजीराई नहीं मिली। आपने देख ली है कितनी पजीराई मिली है। और फिर जो अदालती पंडित हैं, अदालती पंडितों की तारीफ मैं कर चुका हूँ कि जिनके जजों के साथ भी तल्लुकात होते हैं, उनकी महफिलों में भी उठना बैठना होता है, वकला के साथ भी, हुकूमत के साथ भी। फिर वो पंडित जो हैं वो पेशगोइयाँ करते हैं मेरे जैसे लोगों के सामने। तो वो जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, उसके बारे में ये सियासी पंडित साहब
बता रहे हैं, जब सियासी पंडित साहबान ये पेशगोई कर रहे हैं कि सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस केस का फैसला अगले हफ्ते हो जाएगा, यानी वो मंगल वाले दिन उसकी समाप्त होनी है और सरकार के दलाइल रहते हैं उसमें, तो वो मे बी अगले हफ्ते उसका फैसला हो जाए। और फैसला वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई तगड़ा फैसला नहीं होगा, कोई डायरेक्शन दे देंगे, कोई रहनुमा असूल फराहम कर देंगे। जो मैं पहले कह चुका हूँ, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी आ जाएगी, ना फेयर ट्रायल होगा, साफ शफाफ होगा, आर्टिकल 10A के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक शहादतें होंगी और CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी को फॉलो किया जाएगा, तो ये केस निपटा दिया। और दूसरा जो केस है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो जुमे वाले दिन इन्होंने लगाया हुआ है, उसके बारे में जो अदालती पंडित हैं वो ये कह रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं कि वो केस जो है वो अगले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा फैसले के लिए। और फिर वो जो बातें हो रही हैं जनाब के अगस्त में जब ये हुकूमत चले जाएगी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा अदलिया की तरफ से, तो उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि खदशा तो एक मौजूद है, लेकिन पेशगोई ये है कि हालात मामूल के मुताबिक रहेंगे, कोई गैर मामूली काम नहीं होगा। अच्छा, अब बातें हैं जनाब जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की, 1-on-1 मुलाकात है, तो खबरें बाहर कैसे आ रही हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। या तो जरदारी साहब जो हैं वो बता रहे हो सहाफ़ियों को जनाब मेरी ये बात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, या फिर शहबाज शरीफ बता रहे हो सहाफ़ियों को कि जनाब ये बात हुई है। जब इस तरह की मीटिंग होती है तो उसके बाद फौरी तौर पे वो जो मुलाकात करने वाले अहबाब हैं वो नहीं बताते। अगर 1-on-1 मुलाकात हो तो दोनों तरफ से खामोशी सहाफ़ियों की हद तक वो छिपाते हैं बात, लेकिन बात निकलती कैसे है? जब ये मीटिंग होना होती है उससे पहले ये अपने जो ख़ास लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि ये बातें होनी है वहाँ, ये हमारा एजेंडा है मुलाकात का, ये मैंने सोचा हुआ है, और उस तरफ से ये मामला जो है सामने आ सकता है, वो लीक हो जाता है। वो ज़ाहिर है फिर लोग जो हैं भागदौड़ करते हैं, सहाफ़ी जो हैं वो मसलन ये शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ से बात या राना सनाउल्लाह से बात करके गए हों और उनसे ये खबर निकल आए। इसी तरह आसफ अली जरदारी ने अपने कुछ करीबी लोगों से बात की हो कि जनाब मैं ये बात करने जा रहा हूँ, तो वो से और 2-3 दिन पहले जो खबरें आ रही होती हैं उनके बाद फिर सहाफ़ी तुक्के लगाते हैं। मैं तुक्के की बात नहीं करूँगा। और फिर सहाफ़ी मसलन अब ये खबर चल रही है 24 पे, 24 मोहसिन नकवी का चैनल है, और उस पर यह खबर चली है कि जनाब ये फैसला हुआ है कि जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म होगा वो टेक्नोक्रेट्स में नहीं होगा बल्कि वो सियासतदानों में से होगा। एक दिन पहले ये खबर जो है ये मार्केट में आ चुकी है, इमदाद सुमरो साहब इस पर भी लाक कर चुके हुए हैं, तो ये खबर 24 पे चली। 24 की खबर को इसलिए अहमियत दी जा रही है कि वो मोहसिन नकवी का चैनल है और ऐसी खबर जो है वो मोहसिन नकवी की रजामंदी के बगैर या इजाज़त के बगैर नहीं चलाई जाती। और मोहसिन नकवी साहब दोनों के करीब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के भी करीब हैं, सदर के भी करीब हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये खबर 100% सही नहीं है। अगर टेक्नोक्रेट को नहीं लाना तो ये एक चीज़ सवाल पैदा करती है, सवालिया निशान खड़ा करती है इस बात पे कि अगर ये फैसला हो गया है कि गौहर एजाज के घर इस मुलाकात के बाद आसफ अली जरदारी साहब गौहर एजाज के घर, वो जो अपना के सरपरस्त आला हैं, उनके घर क्यों गए, जो बिजनेस पार्टनर हैं इन चैनल्स में जो मोहसिन नकवी के हैं। और मैंने ये खबर दी थी जब मोहसिन नकवी दुबई गए थे जरदारी साहब से मिलने और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी फिर नवाज शरीफ के साथ, तो तब मैंने ये खबर दी कि वो गौहर एजाज को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। ये तो होगी इधर की बात। और दूसरी जो बात है कि जो मेरे ज़राए हैं नून लीग में, वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद भी मुख्तलिफ जजों के नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं कि केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए जजों के नाम पर गौर किया जा रहा है। मैंने जिन साहब से बात की वो फैसला साजों में
शामिल हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आपके ख्याल में कौन सा जज ऐसा है जो इनका हम ख्याल जजों का मुकाबला कर सकता है, तगड़ा जज हो, लिफने वाला ना होवे, लचक ना दिखाए, डट जाए। तो मैंने कहा जनाब अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं तो एजाज चौधरी साहब का नाम रिकमेंड करूंगा। एजाज चौधरी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस हैं उन्होंने उनके जूनियर के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में काम किया हुआ। उमर अता बंदयाल साहब ने और एजाज अल एहसन साहब को तो कन्फर्म ही उन्होंने किया था, एडिशनल जज थे जब, उनको कन्फर्म एजाज चौधरी साहब की रिकमेंडेशन पे किया गया था, और मंसूर अली शाह को उनकी रिकमेंडेशंस पे वो भी कन्फर्म हुए थे, और मुज़ाहिर अली नकवी निकलते निकलते रह गए थे। उन्होंने फिर एक्सटेंशन 1 साल इनको दी थी बतौर एडिशनल जज। बल्कि मेरे ये ज़ाती नॉलेज में है कि एजाज अल एहसन को तो फैसला लिखना ही एजाज चौधरी ने सिखाया था। एजाज अल एहसन साहब तो केस लेके बैठ जाते थे, फैसला ही नहीं करते थे। वो क्यों नहीं फैसला करते थे? वो वकला के तमाम आर्गूमेंट्स लिखना शुरू हो जाते थे। जैसे किसी गवाह का बयान नहीं होता कि कोई कॉमा फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं करना, पूरा वो उसका जो बहस है वो लिखना शुरू, आर्गूमेंट्स, तमाम आर्गूमेंट्स लिखना शुरू हो जाते थे। और जब अगली पेशी आती तो वो नया नुक्ता वकील साहब लेके आते थे, पिछला जो उन्होंने लिखा हुआ था वो सारा गड़बड़ हो जाता था। तो फिर इन्होंने, एजाज चौधरी साहब ने अपने साथ एजाज अल एहसन का बेंच बनाया था और उनको ये समझाया था अमली तौर पे अपने साथ बैठा के कि वकला के आर्गूमेंट्स को कैसे लिखा जाता है। बहरहाल अगर वो आ जाते हैं तो वो हम ख्याल, मैंने उन्हें कहा है, अब पता नहीं उनका नाम है या नहीं है, मैंने उन्हें कहा है कि वो बतौर निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इन हम ख्याल जजों को टक्कर दे सकते हैं। ज़्यादा टक्करदार बंदा वो टक्कर दे सकते हैं, उस मजबूत साहब के मालिक हैं। और दूसरी बात जो वहाँ डिस्कस हुई है मेरी इतला के मुताबिक, वो जो पहले बात करके जाते हैं और बाद में बात करते हैं, वहाँ से जो खबर निकलती है कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो फार्मूला दिया है जरदारी साहब ने कि रेशो के मुताबिक हिस्सा मिलेगा सियासी जमात, जैसे केपी में नहीं हुआ। केपी की जो निगरान हुकूमत है उसमें तमाम सियासी जमातों के जो रिकमेंड करदा लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसी तरह जो वफाक में निगरान हुकूमत बनेगी उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, नून लीग के भी लोग होंगे, तमाम जातों के, जिस तरह कबीना में जिस तरह की रेशो है इस तरह की। वैसे तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वो जो निगरान हुकूमत में शामिल वज़ीर होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना उनके फैमिली मेम्बर इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना बेटियां लड़ सकती हैं, ना बेटे लड़ सकते हैं, ना बीवियां लड़ सकती हैं। तो वो, लेकिन जो उनके नज़रियाती तौर पे जो नून लीगी हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनको उस तनासब से, जैसे अब कबीना में है, इसी तनासब से। और दूसरी बात जो ये है कि ये ओपन इलेक्शन होगा, तमाम जमातें जो हैं वो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। इससे एक तो ये होगा कि उनके वर्कर जो हैं वो राज़ी होंगे, मुतमईन होंगे। और नून लीग के ज़राए से, ये मैं सदर और शहबाज शरीफ की मुलाकात की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नून लीग ने ये फैसला किया है कि पीटीआई से जो टूट के लोग आए हैं, कुछ तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ लोग अभी आज़ाद पंछी हैं, जैसे हुमायूं अख्तर साहब हैं, इस तरह के कुछ लोग जो हैं उनको टिकट नहीं देना, उनको शामिल नहीं करना। वो कहते हैं कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था 20 हल्कों में 2022 में, जब हमजा शहबाज की जहाँ हुकूमत थी और ये इलेक्शन पूरी तरह हार गए थे, वो पीटीआई से टूट के जो लोग फारवर्ड ब्लॉक था उनको इन्होंने वो दिया था। उनका जनाब अवाम ने उनको कबूल नहीं किया, हमारे लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिए, तो उन लोगों को ये नहीं देंगे टिकट शिकट और नहीं शामिल करेंगे। और वैसे भी अख्तर अब्दुर्रहमान जहाँ से टिकट मांग रहे हैं हुमायूं अख्तर, तो वहाँ वो तो हल्का ही साद रफीक का है, वो ने तो टिकट नहीं दिया जा सकता ना वहाँ से। यानी तमाम सियासी जमातें इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगी, कहीं कहीं कुछ सहूलतकारी हो जाएगी। मसलन कमर जमा कायरा वाली सीट है, वो नून लीग भी चाहती है जनाब वो कौमी असम्बली में आ जाए,
ان کے मुकाबले में नून लीग के पास एक उम्मीदवार है जाफ़र इकबाल साहब जो हैं, वो कायरा को कह देंगे आप नेशनल असम्बली में चले जाएँ और जाफ़र इकबाल को सूबाई असम्बली में, इस तरह की कोई एडजस्टमेंट हो जाए, गिलानी साहब वाली सीट पे कोई एडजस्टमेंट हो जाए, राजा परवेज़ अशरफ वाली सीट पे कोई एडजस्टमेंट हो जाए। जंग में जो मुझे बताया गया, जंग में नून लीग के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर दिया जाए। इस तरह का कोई प्लान जो है ये चल रहा है। एक दो दिन में जो निगरान वज़ीर आज़म है उसका नाम जो है वो मंदर-ए-आम पे आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि सियासी बंदा ही हो, ये भी हो सकता है जो मैंने कहा कि अभी तक मुख्तलिफ जजों के नाम पर गौर हो रहा है, रिटायर्ड जजों पे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नामों पर, ये मेरी इत्तला है, गौर हो रहा है। उनसे मुलाकात के बाद की सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसके बाद की सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ कि अभी तक जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनके नामों पर गौर हो रहा है। और अब सबसे बड़ा इशू जो है, वो मैं पहले एक व्लॉग में पेशगोई कर चुका हूँ कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे कि तो फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे? ये खबर मुझसे ले लें, पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, कैंपेन भी करेंगे आखिरी दिनों में, लेकिन वो जनरल इलेक्शन में जो 2023 में अक्टूबर नवंबर में होने हैं, उनमें उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई अच्छी खबर, नापसंदीदा, अच्छी तो नहीं कहूँगा, नापसंदीदा खबर होगी कि जनाब नून लीग वालों के लिए कि जनाब नवाज शरीफ साहब हमारे तो चहेते ही, हम तो वोट ही नवाज शरीफ को देते हैं, अगर वज़ारत उज़्मा उनके पास नहीं आनी, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, तो वो बहुत सारी टेक्निकल वजूहात सामने आ जाएंगी उस वक्त कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया है। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि वो ज़िमनी इलेक्शन, किसी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन लड़के आएंगे और फिर चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये भी मैं खबर दे रहा हूँ। प्लान ये है, बाकी तो अल्लाह को मंजूर होता है जो मामला होना होता है। और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लाहौर से लड़ेंगे। कोई मौज़ा लुध और इधर को मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, इस हल्के से ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं यहाँ से इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में पहुँचे। और वो जो बातें हो रही हैं कि जनाब 2 हल्के 125 और पता नहीं कौन सा एन ए फलां फलां, वहाँ से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, अगर इमरान खान को ज़रूरत है तो वहाँ लड़ ले इलेक्शन, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।